हाँ जी, गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आफ्टरनून हेलो, आवाज आ रही है? सर। सर गुड आफ्टरनून सर। हेलो। यस सर। यस सर। ओके। हाँ जी, हम लास्ट टाइम हम कर रहे थे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने शुरू किया था। तो आप लोग बताओगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या क्या पढ़ा था हमने और क्या होता है कॉस्ट ऑफ यस सर। कैपिटल? सर मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। सर अपने हम बिजनेस में जो हम कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल को खरीदने के लिए हमें उसे एक्वायर करने के लिए हमें कितना बाहर पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। हम्म। हाँ, और जैसे हम अपनी कैपिटल शेयर्स पे मतलब इक्विटी शेयर्स पे ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, डिवेंचर्स ले सकते हैं। तो इनको लेने के बाद हमें इनके बदले फिर कुछ देना भी होता है, जो हम जैसे डिविडेंड देते हैं या के लिए। हाँ, और जो हमें कॉस्ट हम दे रहे हैं बाहर पेमेंट कर रहे हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ओके। और कोई? सर जो भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे जो हमारी कंपनी में कैपिटल देते हैं सर उन इन्वेस्टर्स की जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट करते हैं सर वही फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। ओके, गुड। वो फर्म की आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। ओके, और कोई? हाँ जी। और कोई बताना चाहेगा क्या होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल? भैया अराउंड 50 बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो रखे हैं, तो कोई तो बता ही सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है भाई। अच्छा, सिग्निफिकेंस और आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले सिग्निफिकेंस बता दीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिग्निफिकेंस सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होता है। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होता है। और सर टॉप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज नहीं करता है ये उनकी ओके एफिशिएंसी को मेजर करता है, बताता हाँ है। जी सॉरी 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 हाँ जी इंक्रीज सर मेजर। इंक्रीज नहीं होती है उससे एफिशिएंसी। हाँ यस सर मेजर करता है सर। हाँ जी। और कोई? हाँ जी, और कोई करना चाहेगा? और कोई नए पॉइंट्स ऐड करना चाहेगा आपका सिग्निफिकेंस में? सर कैपिटल ये बजटिंग कैपिटल डिसीजन लेने में बजटिंग भी का हेल्पफुल होता है। हाँ डिसीजन। शिवांगी, सारे पॉइंट एक ही बच्चे बोलेंगे तो बाकी क्या बोलेंगे? इसीलिए मैंने कहा और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करो। हाँ जी। और कोई ऐड करना चाहता है कोई और पॉइंट? गर्ल्स? हेलो। सर ये हेल्पफुल होती है हमारी अलग अलग जगह से जो हम अलग अलग सोर्सेस से जो हम कैपिटल लेते हैं वहां पे कंपेयर करने के लिए। ओके, ठीक है। कंपेयर करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से हम पैसे, ठीक है। और कोई? हाँ जी। कैपिटल बजट बनाने में हेल्पफुल होती है। कैपिटल बजट बनाने में हेल्पफुल होती है। कैसे उषा? कैसे हेल्पफुल होता है ये कैपिटल बजट बनाने में? सर लॉन्ग टर्म जो फंड्स बनाते हैं उन हम्म। उनके डिसीजन लेने की प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। ओके, कैसे? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? ओके, तो बेसिकली हमारा क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या होता है सर हम? हाँ जी। अंजू। हाँ जी। सर इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करूं। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। जैसे सर हम कहीं पे
कैपिटल ले रहे हैं, यानी कि डिवेंचर्स ले रहे हैं किसी रेट पे, जैसे 10% पे, अगर हम उस पैसे को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं जो कम रेट पर है, हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है 9% पे, तो ये इससे हम उसी रेट पर निकल 9-10 से ज़्यादा हो तो ही हम उस कैपिटल को यूज़ करेंगे उसमें, उस प्रोजेक्ट में, ओके। तो जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ओके, चलो वो तो खैर उसी में कम पे आ गया। लगाने से तो लॉस होगा ना। हाँ हाँ, ठीक है, पॉइंट वो वैसे उस पे आ जाता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हेल्प करता है आपका एनालाइज करने में, कंपैरिजन में। कोई अगर मार्केट में अगर पॉलिसी की वजह से, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, या कोई सरकमस्टांसेस की वजह से कोई ऐसा चेंज आ जाता है जिससे कि आपका एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एक जो सोर्स है, जो स्रोत है जहां से हम पूंजी ले रहे हैं, उसकी लागत में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उसके डिसीजन गवर्नमेंट की कोई टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, या कोई बैंक के इंटरेस्ट रेट की वजह से, या और कोई किसी और वजह से उनकी जो लागत है, जो हम पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी लागत में कोई डिफरेंस आ जाता है, तो हम उसके हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, ठीक है, तो हम उस हिसाब से कि भाई अब हमारा बैंक रेट कम हो गया है, बैंक पे इंटरेस्ट रेट कम चुकाना है हमें, तो हम बैंक से अब ज्यादा पैसा उठा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके ये कहा जाए कि भाई अब डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट जो है हमें ज्यादा चुकाना पड़ेगा, तो हम डिबेंचर से जो पैसा है डिबेंचर्स हम कम इशू करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से उसको कंपैरिजन करने में और एनालाइज करने में भी, क्योंकि सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते हैं आपके जो लागतें हैं स्रोतों की, सोर्सेज की, और उस हिसाब से हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। यस सर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है भाई हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मैम सर, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मतलब फंड की रिक्वायरमेंट इफेक्ट करती है, बिल्कुल ठीक है, फंड की क्योंकि रिक्वायरमेंट। फंड्स मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं वरना बेकार पड़ रहेंगे। और कम होगा तो उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, तो रिक्वायरमेंट होती है, ये बिजनेस को इफेक्ट करती है। ओके ठीक है। और हाँ जी, सर बिजनेस रिस्क और बिजनेस रिस्क क्या होता है शिवांगी? सर बिजनेस रिस्क वो होता है ना कि जो हम मतलब जो भी हमारे बिजनेस में कुछ भी कोई वो हो गई, मिस हैपनिंग हो गई, तो वो बिजनेस रिस्क होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। मिस हैपनिंग हो गई बिजनेस में? सर नहीं, मतलब कोई भी बिजनेस रिस्क होता है ना, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना। यस बिजनेस सर। बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है, तो जो बिजनेस रिस्क है वो आपका यहाँ पे आप क्या बताओगे कि जो सर मतलब सर। हमारा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल जो यस सर। हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है, उसमें कोई हम ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, या जो हमने जो पैसा उठाया है, हमने सोर्सेज से पैसा लिया है, हम उस पैसे को यस किसी सर। ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट में, किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जो रिस्की है, जहां पे रिस्क हो सकता है, वहां पे अगर हम उसको लगाते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या कहेंगे कि भाई आपने हमारा जो पैसा है वो एक रिस्की प्रोजेक्ट में हमारा लगाया है, तो हमें उसके बदले में वो जो आपने रिस्की प्रोजेक्ट में हमारा पैसा लगाकर हमारे लिए रिस्क बढ़ाया है, उसका हमें रिस्क के लिए हमें कंपनसेशन चाहिए। तो उस कंपनसेशन के तौर पे वो क्या मांगेंगे, हायर रिटर्न मांगेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ जी, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो वो बढ़ जाएगी। हाँ जी इंक्रीज हो जाएगी। ओके ओके सर। ओके। तो फाइनेंशियल रिस्क कौन बताएगा भाई, को क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क? हाँ जी गर्ल्स, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है?
गर्ल्स बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि आज लेक्चर होगा, या वो ग्रुप में नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो जानबूझ के नहीं अटेंड कर रहे हैं? सर प्रीवियस क्लास में बहुत कम बच्चे थे। अच्छा, वो क्या छुट्टी वुट्टी समझ रहे थे क्या? पता नहीं सर। कल की तो मैं कह सकता हूँ, कल की तो छुट्टी थी, आपकी ईद की छुट्टी थी, इस वजह से लेक्चर नहीं हुए। लेकिन आज तो कोई छुट्टी नहीं है भाई ऑफिशियल, आज तो लेक्चर होंगे। सर हमारी क्लास सैटरडे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होती। अच्छा, ये तो वो फिजिकल टाइम टेबल शो फॉलो हो रहा है आप लोगों का कि सैटरडे मतलब हॉलीडे। ओके, यस सर। ओके, फिर ठीक है, उस हिसाब से तो फिर भी ओके। हाँ जी, और कोई बताना चाहेगा भाई? सर जो क्या बोलते हैं, हमारे कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो हमारा फैक्टर है वो जो है नेचर ऑफ बिजनेस भी इफेक्ट करता है। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस भी इफेक्ट करता है। अगर बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की होगी या जो हमारी एसेट्स हैं वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म की होंगी तो वो ज्यादा हमारे लिए रिस्की है। और जबकि अगर हम शॉर्ट टर्म्स में करेंगे इन्वेस्टमेंट या जो भी हमारी एसेट्स है या जो भी हमारी क्या बोलते हैं उनको, अनमूवेबल प्रॉपर्टीज, हाँ, फिक्स्ड एसेट्स बोल दो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। ज्यादा रिस्क होता है। हाँ जी, हाँ, ठीक है सर। ओके। तो मेरा क्वेश्चन फिर वही आता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है भाई? सर मैं बताऊं? रुक जाओ, और किसी को बताने दो एक बार। हाँ जी गर्ल्स, मोनिका बताएगी, मोनिका चौधरी ने अभी ज्वाइन किया है, जस्ट अ सेकेंड। हेलो मोनिका, मोनिका आवाज आ रही है? हेलो मोनिका, हेलो हेलो मोनिका, हेलो मोनिका, मोनिका आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। आई थिंक लेफ्ट भी नहीं किया उसने, अब कर दिया शायद से। एक सेकेंड, मोनिका क्या हुआ, क्यों आपका जवाब नहीं आ रहा है? हाँ जी, और कौन, बोलिए। हाँ जी बता दो अब। अरे, और कौन लड़ रहा है दोनों आपस में? हाँ जी, अच्छा, दोनों लड़ते हो? हाँ जी, मुझे भी यही करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि दो ही स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ ही नहीं रहा है। हाँ जी, इन दोनों के अलावा कोई बताओ। गर्ल्स, इंटरनल में नंबर सिर्फ इन्हीं दोनों को चाहिए या आपको भी चाहिए? हाँ जी बोलिए। बाहर, ओके, बाहर बाहर ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ता है का क्या मतलब है?
डिवेंचर ज्यादा होंगे तो बाहर प्रॉफिट कैसे दोगे भाई तुम? मैं यही तो जानना चाह नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, वो प्रॉफिट कहाँ हो? वो तो इंटरेस्ट चुकाओगे। हाँ हाँ, होते हैं, लेनदार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपका जो रिस्क बढ़ता है अंजू, हाँ जी अंजू, आपका जो रिस्क बढ़ता है वो आपका फाइनेंशियल रिस्क कैसे बढ़ता है? ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जब आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपका सर दोबारा रिपीट करना, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, जब हम बात करते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, जस्ट ये आवाज रिपीट कर रही है क्या मेरी? जी सर, आवाज रिपीट हो रही बहुत। यस। अच्छा, ये पहले भी हो रही थी क्या या अभी हो रही है? नहीं सर, अब तो Just- चलो फिर ठीक है। चलो एक सेकंड, अभी ये ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा एक बार रुकिए। ओके, तो आपका जो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जितना ज़्यादा आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज, यानी कि जिनके ऊपर आपने इंटरेस्ट चुकाना ही चुकाना है या फिक्स्ड आपने इंटरेस्ट देना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, तो वो जो सिक्योरिटीज होती है, जैसे आपने डिबेंचर्स पे जो है इंटरेस्ट देना ही देना होता है, और आपने क्या है जो क्या कहते हैं बैंक लोन होता है, उसके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट देना ही देना है, यस सर। चाहे चाहे आपको प्रॉफिट हो या या ना ना हो। ना हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जब हमारा जितना ज्यादा हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है डिबेंचर्स यूज करेंगे या अपने बैंक लोन वाले जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज है वो यूज करेंगे, तो वो उतना ही ज्यादा रिस्की होता जाएगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जितना ज्यादा रिस्की होता जाएगा, उतना ही फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस रिस्क बढ़ने के कारण वो भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने उस रिस्क का कंपनसेशन मांगेंगे, तो वो भी हायर रिटर्न मांगेंगे, जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, हाँ जी, थोड़ा सा गलत हो गया। ओके। तो बाकी आप इसको पढ़ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या है। अब मैं आता हूं आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, तो जस्ट अ सेकंड। ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स आपको? हेलो, यस सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है स्क्रीन। ओके ओके, हाँ जी। तो हमारा सबसे पहले आता है हमारा कुछ मेथड्स हैं आपके। मेथड्स या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ। दिख रहा है गर्ल्स ये लिख रहा हूं जो मैं? यस सर, सर। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है भाई, सबसे पहला हमारा आता है क्या, कॉस्ट ऑफ डेट।
कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या डेट, जो भी आप कहना चाहें, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। इररिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों आपके दो में डिवाइड होते हैं, दोनों ही आपके बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक है, सिमिलरली ये भी बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स को आप परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसका मतलब जो रिडीम नहीं होते, जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जिनका किसी टाइम पीरियड बाद आपका रिडेम्पशन नहीं होता। सेकंड आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये आप कई जगह आपका कॉस्ट ऑफ आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिखा होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स या वही इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें भी आपका वही होता है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। यहाँ पे बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। दिखाई दे रहा है ना गर्ल्स ये? हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी, यस सर। हाँ जी सर, दिख यस रहा है। सर, दिख रहे हैं। ओके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद फोर्थ आता है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स।
ठीक है, ये आपके बेसिकली आपके इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी आपके कई सारे सब वो होते हैं आपके यील्ड मेथड और आपका अलग अलग डिविडेंड यील्ड मेथड, तो वो हम जब करेंगे, जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी आपका। उसके बाद ये तो है आपके स्पेसिफिक कॉस्ट जो हमने बताया, ये ऊपर के चारों जो थे हमारे, ये हैं आपके, क्या हैं ये आपके स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये है आपके स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हर एक सोर्स का इक्विटी हो, डिविडेंड हो, प्रेफरेंस हो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो, सबका सेपरेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है। एक होता है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले आपका डिस्कस करते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट में हमारा आता है कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स जिसे हम कहते हैं, और उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा इररिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल डिवेंचर्स डेट, या जिसे हम क्या कहते हैं, और परपेचुअल डिवेंचर, परपेचुअल डिवेंचर्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के अंदर सबसे पहला हमारा इररिडीमेबल डिवेंचर या परपेचुअल डिवेंचर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसमें बिफोर टैक्स, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, बिफोर टैक्स के बी डी इक्वल टू आई अपॉन में नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। ठीक है भाई, के बी डी का मतलब क्या है, के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, बिफोर टैक्स। यहाँ पे ये जो बी डिनोट करता है ये बिफोर टैक्स को, और डी डिनोट करता है डेट को, और के डिनोट करता है आपका कॉस्ट को। आई है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। एनपी है आपका नेट प्रोसीड्स, आई है आपका नेट प्रोसीड्स। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम देखो क्वेश्चन हम पहला ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड इश्यूज 15 लाख डिवेंचर्स, 15 लाख 8% डिवेंचर्स। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स
issues rupees 15 lakh 8% debentures at par at 10% discount and at 10% premium. आपने क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ डेट। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है जी। हाँ भाई, अब देखो ये कैसे करोगे आप लोग। सबसे पहले एट पार 10% डिस्काउंट और एट 10% प्रीमियम। दिख रहा है गर्ल्स? ये गर्ल्स यस सर, दिख रहे हैं। ठीक है। आपके पास क्या दिया हुआ है? एक्स इश्यूड रुपीज 15 लाख 8% डिबेंचर्स at par at 10% discount at a premium of 10%. Calculate cost of debentures. तो आप कैसे करोगे? आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हम निकालेंगे एट पार, एट पार, एट पार। अब यहां पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? के बी, के डी बी या के बी डी है? जस्ट सेकेंड, के डी बी है, सॉरी, ये यहाँ पे ADB है। हाँ जी ए डी बी है, सॉरी। मैं ऊपर भी ठीक कर लेता हूँ आपका, यहाँ पे जस्ट ओके। यहाँ पे आपका के डी बी है, के डी बी है, ओके। तो एट पार और यहाँ पे क्या है आपका? के डी बी। फॉर्मूला क्या होता है भाई? आई, आई यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है भाई? 15 लाख का 8% डिबेंचर यानी कि 8% निकालो। 15 लाख का 8% कितना होगा भाई? 15 8 से कितना होता है? 120। हाँ जी, 120, 1,20,000। 1,20,000। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 1,20,000। ये हमने जो फॉर्मूला है वही कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। अब आता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स निकालो भाई। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है? बेसिकली आप समझो, नेट प्रोसीड्स का मतलब है आपका कि भाई आपको शेयर इशू करने के बाद आपके सारे खर्चे मिला के, कोई भी मान लो अंडरराइटिंग कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, कोई और एक्सपेंसेस आपने किए हैं, और या आपने डिस्काउंट पे किया है या आपने प्रीमियम पे इशू किया है, ये सारा सब कुछ करने के बाद एक्चुअल में आपके हाथ में कितने रुपए आए, उस वो होता है आपका नेट प्रोसीड्स। ठीक है भाई, आपका कितने रुपए आए वो आपका क्या है? नेट प्रोसीड्स। ठीक है, आपका बेसिकली जिस पे आपका इशू किया गया है, मान लीजिए आपका अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया है, ठीक है, मान लीजिए अगर हम 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो 15 का आप अगर 10% डिस्काउंट लगाओ, माइनस करो, तो कितना आएगा आपका? 13,50,000। हाँ जी,
1.5 लाख माइनस करके यही आएगा आपका 15 लाख में से। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हमारा नेट प्रोसीड्स डिस्काउंट वाले केस में कितना हो जाएगा? 13,50,000। ठीक है। और अगर हम यही चीज अगर हम 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं इशू, यानी कि हमें 10% ज्यादा मिलेगा, तो उस केस में हमारा नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगा? हमारा 16,50,000, क्योंकि हमें 1.5 लाख रुपए हमें क्या मिल रहे हैं? प्रीमियम, यानी कि जो हमारे हाथ में आएंगे, एक्चुअल में हमारे हाथ में आए हैं। अगर हमने कम पे इशू किए हैं तो हमारा वही आएगा, अगर हमने ज्यादा पे इशू किए हैं तो वही आएगा। उसमें अगर क्वेश्चन में अगर आपके कॉस्ट वगैरह माइनस करे हुए हैं तो आप क्या करोगे? जो आपके मान लीजिए इशू आपने 10% पे किया है तो उसमें से आप लोग कॉस्ट माइनस कर दोगे, या कोई और आपके इस तरह के कोई एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दो। तो हमारा सबसे पहले केस में क्या है? एट पार, यानी कि इशूड एट पार, यानी कि 15 लाख रुपए के डिबेंचर 15 लाख रुपए के ही इशू करें। ठीक है जी। कितना आगे भाई? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 8%। आ गई 8%? सर। हाँ जी। यस सर। अब एट डिस्काउंट देखो, एट 10% डिस्काउंट KDB। अब देखो भाई, आई तो एज इट इज रहेगा। ये जो इंटरेस्ट है वो हमेशा आपका जो आपकी नॉमिनल जो फेस वैल्यू है उसी पर ही कैलकुलेट होगा, आपका इश्यू प्राइस पर कैलकुलेट नहीं होगा। वो आपका जितना उसकी फेस वैल्यू है वही उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आपने इशू किया है पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, उस पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा कभी भी। आपका इंटरेस्ट हमेशा जो आपकी फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है, उसी पे कैलकुलेट होगा, जो कि आपका क्या है? 15 लाख का 8%, यानी कि 1,20,000। ठीक है जी। अब आते हैं हमारा एट डिस्काउंट। अभी मैंने बताया नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगा आपका? 15 लाख माइनस में 10% ऑफ 15 लाख इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 1,20,000 डिवाइडेड बाय में 13,50,000। ये दिखाई दे रहा है गर्ल्स? यस सर। दिख रहा है? ओके। सर आप फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ये भी। हमारी बुक में सर 7% है, सर इसलिए बच्चे कंफ्यूज है। 7% दे रखा है इसलिए कंफ्यूजन होगी। ओके, कोई बात नहीं, वो आपका यही है, 7% ही है मेरी बुक में। मैंने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अगर आप इसको 7% के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हो तो 7% कर देता हूँ मैं। ये लो, ये आपका डिस्काउंट हो गया आपका 7%। ठीक है जी, वो मैंने आपको, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी 7% कर देते हैं। ये आपका माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 15 लाख का 7%। हाँ जी, सर 13,95,000 आ रहे हैं। माइनस करके 7% माइनस करके। यस सर। ठीक है जी, ये आ गया 13,95,000। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो गई और 1 जीरो से आपकी ये 1 जीरो गई। इसको डिवाइड कर लो, 13,95 को 12,000 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपका? हाँ जी, ये आ गया आपका 8.6।
8.6%। ठीक है जी, ऐसे ही आ जाओ अब आप, प्रीमियम कितना है आपका 10%, राइट, एट 10% प्रीमियम। ओके, KDB कितना है आपका, इंटरेस्ट आपका वही 1,20,000 अपॉन में। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम पे है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 15 लाख प्लस में 10% ऑफ 15 लाख इंटू में 100। ठीक है जी, हो गया 1,20,000 अपॉन में 16,50,000 इंटू में 100। 165 1 लाख सॉरी 1200 को 165 से डिवाइड करो, क्या आता है आपका, ये आ रहा आपका 7.27। यस 7.27%। ठीक है भाई, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ डेट एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बिफोर टैक्स, एट, ये तीनों आ गए आपके बिफोर टैक्स। ठीक है, ये जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया ये था आपका बिफोर टैक्स। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला आफ्टर टैक्स की। सर हाँ जी, सर यहाँ पे आपके बिफोर टैक्स कहने का क्या मतलब है? बिफोर टैक्स कहने का क्या मतलब है, डिबेंचर्स में अभी हमने टैक्स डिडक्टेबल होता है इंटरेस्ट आपका, इंटरेस्ट जो अच्छा सर, होता, समझ गए जब हम उनका सर समझ गए, जब उनका अमाउंट निकाल लेते तो हमें उनकी इनकम का टैक्स भी काट लेते हैं ना सर? हाँ जी, तो वो वही है, पर्पज है यहाँ पे बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का। ठीक है, सर वैसे जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करते ना उन्हें? डिबेंचर्स आप बताओ। हाँ सर, नहीं करते सर, हमने आज तक पार और प्रीमियम पे ही किया है। नहीं, सोच लो, कर लो, अगर मन कर रहा है आपका डिबेंचर्स का। नहीं सर, डिस्काउंट पे नहीं हुआ है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला आपका क्या है, यही फॉर्मूला है आपका आफ्टर टैक्स का, के डी ए हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, आई इनटू में एक चीज आ जाती है आपका 1 माइनस का टी, बाकी आपका सेम रहता है, नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, के डी ए इक्वल टू के डी बी इंटू में 1 माइनस टी। ठीक है भाई, दिख रहा है गर्ल्स ये सभी को? यस सर यस सर। हाँ जी, तो ये आपका आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है, बस आई के साथ में आपका, आई के साथ 1 माइनस टी जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे अब देखो, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, 8% परपीचुअल डेट ऑफ ₹20 लाख, 8% perpetual debt ₹20 lakh
टैक्स कितना है आपका? टैक्स रेट है आपका 40%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स कैलकुलेट cost of capital after tax इसमें at par at 10% discount and 10% premium। निकालिए गर्ल्स, इसको करो ट्राई इसको सर सीधा। हमें खुद ही करना है। हाँ जी, इसमें कोई सर ये टी कैसे निकलेगा? हाँ हाँ सर, ये टी कैसे निकल टी कैसे निकलेगा? निकलेगा क्या? दिया हुआ है आपको 40%, यानी कि 0.40। 40% लगाओ, 1 माइनस 4.40। ओके। ठीक है ना? टी की वैल्यू क्या हो गई? 40% है, यानी कि 0.40। तो जब आप इसमें फॉर्मूला में लगाओगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका के डी ए फॉर्मूला में लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस टी अपॉन में नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अगर हम बात करें पार की तो पार में हमारा 8%, 20 लाख का 8% कितना होगा भाई? 28 जा 1,60,000। 20,000 कौन कह रहा है भाई? 1 लाख? सर वो मिस्टेक से निकल गया, मैं 20 लाख बोल रही थी सर, 20 लाख। हाँ जी, 1,60,000 इंटू 1 माइनस टी, यानी कि 0.40। यहाँ पे आप डायरेक्टली 0.60 भी लिख सकते हो। 1 माइनस 0.40 करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट 0.60 भी लिख सकते हो आप लोग। नेट प्रोसीड्स अगर हम बात करें, डिस्काउंट वाला ही कर लेते हैं। पार वाले में तो सेम उसी से 20 लाख से ही डिवाइड होगा। डिस्काउंट वाले में देखो भाई, डिस्काउंट वाले में क्या है आपका? 10% डिस्काउंट। 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख। तो यहाँ पे क्या आ गया? 18 लाख। 18 लाख लेस करके 18 लाख आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 जीरो से 3 जीरो गई, ये आपका 9 पे आ गया। ये आपका कितने पे आ गया? आपका 80 पे आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया? आप इसको कर लो, 80 इंटू में 0.60। पॉइंट हटाया तो हमारा आ गया, नीचे हो गया हमारा 900। 1 2 ये दोनों का ही। तो 48 को 9 से डिवाइड करो भाई, कितना आ गया हमारा? करो। हाँ जी सर गर्ल्स, 5.33। 5.3 5.33 33 लगा लो। 5.33 ये आपका क्या आ गया? डिस्काउंट वाले केस में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर ये? यस सर। ठीक है भाई, ऐसे ही आप प्रीमियम वाला निकालो और ऐसे ही फिर आप पार वाला निकालो।
इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, करके देखो एक बार। करके देखिए गर्ल्स। ये थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, आप एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए, इतने नेटवर्क आ जाएगा मेरा भी।